आपका स्वागत है मेरे इलेक्ट्रिकल ट्यूटोरियल चैनल पे। यहाँ पर हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से एक नया टॉपिक को लिया है, जो कि है बेसिक्स ऑफ वेक्टर इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो हम लोग इस टॉपिक पर देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में वेक्टर्स और स्केलर्स के कौन कौन से फार्मूले को यूज़ करके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि स्केलर्स और वेक्टर्स के कौन कौन से फार्मूले को यूज़ करके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को समझने पे उस फार्मूले का यूज़ किया जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। अब हम लोग इस टॉपिक पर सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन को समझेंगे। तो क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन को समझने के लिए हम लोगों को यहाँ पर एक डायग्राम बनाना होगा, और उस डायग्राम पर हम लोगों को दो वेक्टर लेना होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि कोई वेक्टर ए और एक दूसरा कोई वेक्टर बी है, और यह दोनों वेक्टर एक दूसरे से कुछ एंगल पर होंगे। तो पहले इस डायग्राम को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं। तो अब हम लोग इस डायग्राम पर देख पाएंगे कि पॉइंट ओ से इस डायरेक्शन पर हम लोगों ने लिया है वेक्टर बी को, और पॉइंट ए से इस डायरेक्शन पर हम लोगों ने लिया है वेक्टर ए को। और वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा ए बी। तो इस डायग्राम से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन को लिखेंगे। तो जब भी हम लोग किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो हम लोगों को लिखना होगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और ये किसके इक्वल में होगा, तो लिखेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी। और हम लोगों को इस पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच के एंगल का साइन लेना होगा। तो लिखेंगे साइन थीटा ए बी, और हम लोगों को इस पर यूनिट वेक्टर ए एन का भी मल्टीप्लाई करना होगा। और ये जो यूनिट वेक्टर ए एन है उसका डायरेक्शन वेक्टर ए और वेक्टर बी के द्वारा जो प्लेन बनाया जाता है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन पे होगा। और हम लोगों को यहाँ पर एक और बात का ध्यान देना होगा कि जो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का जो हम लोगों ने एंगल लिया हुआ है, वह एंगल स्मॉलेस्ट होना चाहिए वेक्टर ए और बी के बीच का। अब हम लोग यहाँ पर देख पाएंगे कि जब भी क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करेंगे तो हम लोगों को आंसर कौन से फॉर्म पे मिलेगा, वेक्टर के फॉर्म पे मिलेगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट के साथ यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई होता है, जिस कारण से हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को और क्या कहते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन को समझा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि नॉर्मल यूनिट वेक्टर ए एन को कब हम लोगों को पॉजिटिव लेना होगा और कब हम लोगों को निगेटिव लेना होगा। तो हम लोग ध्यान रखेंगे कि जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो वेक्टर के रोटेशन को शो करता है। तो जब कभी भी हम लोग क्लॉकवाइज रोटेशन करें, तो इस डायग्राम पर हम लोगों को वेक्टर ए से वेक्टर बी की ओर रोटेट करें, तो यह रोटेशन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन पर हम लोगों को यूनिट वेक्टर ए एन को नेगेटिव लेना होगा, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर जब हम लोग वेक्टर बी से ए की ओर रोटेट करें, तो हम लोगों को यूनिट वेक्टर को क्या लेना होगा, पॉजिटिव लेना होगा। तो क्लॉकवाइज रोटेशन पर हम लोग लिख पाएंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, और एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर हम लोग लिख पाएंगे वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। हम लोगों को यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करते समय इन सभी बातों का ध्यान रखना होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में समझा। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर इन पैरेलल
तो इस कंडीशन को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट में किस प्रकार से रिलेशनशिप को डेवलप कर पाएंगे। तो इसके लिए हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि कोई वेक्टर ए और कोई वेक्टर बी दोनों एक दूसरे के क्या हैं, पैरेलल हैं। तो जब भी कोई दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो उनके बीच का एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। तो जब वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो लिख लेते हैं थीटा ए बी इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो जब हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट वाले रिलेशनशिप पर थीटा ए बी का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0 पुट करेंगे। तो साइन 0 क्या हो जाता है, 0, और 0 का पूरा इस टर्म के साथ मल्टीप्लाई होके हो जाएगा 0। तो हम लोगों को क्या मिलेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। तो जब कभी भी हम लोग किसी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैलकुलेट करें और क्रॉस प्रोडक्ट पे हम लोगों को क्या मिला, 0 मिला, तो हम लोगों को समझना होगा कि वह जो दो वेक्टर होंगे एक दूसरे से कैसे होंगे, पैरेलल होंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर इन पैरेलल क्रॉस प्रोडक्ट के डेफिनेशन से समझा। तो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशनशिप पर कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर को कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जब कभी भी दो वेक्टर एक दूसरे से परपेंडिकुलर में होंगे तो उनके बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो जैसे कि हम लोग इस क्रॉस प्रोडक्ट के रिलेशनशिप पर थीटा के जगह अगर क्या ले लें, 90 डिग्री ले लें, तो साइन 90 क्या हो जाएगा, 1, और 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोगों को मिलेगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू यूनिट वेक्टर ए एन। तो हम लोगों को परपेंडिकुलर प्रूफ करने के लिए यूनिट वेक्टर ए एन के वैल्यू को कैलकुलेट करना होगा, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, जिस कारण से हम लोग कंडीशन फॉर टू वेक्टर्स आर इन परपेंडिकुलर को क्रॉस प्रोडक्ट पे नहीं देख पाएंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर दो वेक्टर्स को एज्यूम करना होगा। तो ले लेंगे पहले वेक्टर ए को, तो लिखेंगे वेक्टर ए इज इक्वल टू ए एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस ए वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस ए जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। और लिखेंगे दूसरे वेक्टर को, तो एज्यूम कर लेते हैं वेक्टर बी इज इक्वल टू बी एक्स यूनिट वेक्टर ए एक्स प्लस बी वाई यूनिट वेक्टर ए वाई प्लस बी जेड यूनिट वेक्टर ए जेड। तो अब हम लोग इन दोनों वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे। तो उसके लिए हम लोगों को यहाँ पर मैट्रिक्स मेथड को यूज़ करना होगा। तो पहले हम लोग यहाँ पर मैट्रिक्स को ड्रॉ कर लेते हैं। वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को वेक्टर ए और बी के डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट करना होगा। तो इस मैट्रिक्स पर लिख पाएंगे यूनिट वेक्टर ए एक्स यूनिट वेक्टर ए वाई और यूनिट वेक्टर ए जेड। अब हम लोग यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे ए एक्स ए वाई ए जेड, और दूसरे वेक्टर बी के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को लिखेंगे। तो लिख पाएंगे बी एक्स बी वाई बी जेड। अभी हम लोगों ने यहाँ पर ए क्रॉस बी लिखा है, तो ए को पहले और बी को बाद में रो वाइज लिखा है। अगर हम लोग इसको बी क्रॉस ए कैलकुलेट करेंगे तो बी वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को पहले और ए वेक्टर के यूनिट वेक्टर के कोफिशिएंट को बाद में लिखना होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ए क्रॉस बी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए एक्स और हम लोगों को मल्टीप्लाई करना होगा ए वाई इंटू बी जेड माइनस बी वाई इंटू ए जेड, फिर प्लस
यूनिट वेक्टर ए वाई, और उस पर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बी एक्स इंटू ए जेड, फिर माइनस ए एक्स इंटू बी जेड, फिर प्लस लिखेंगे यूनिट वेक्टर ए जेड को, तो इस पर हम लोग मल्टीप्लाई कर पाएंगे ए एक्स और बी वाई को, फिर माइनस बी एक्स इंटू ए वाई को। तो यहाँ पर हम लोगों ने समझा कि कैसे अगर हम लोगों को दो वेक्टर्स दिए हों तो उसका यूज़ करके क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट को समझने के लिए हम लोगों को कोई भी 3 पॉइंट एज्यूम करना होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं कि हम लोगों को कोई 3 पॉइंट दिया हुआ है। तो पहला पॉइंट ले लेंगे ए, दूसरा पॉइंट ले लेंगे बी, और हम लोगों को तीसरा पॉइंट क्या दिया हुआ है, सी। तो अब हम लोग इन तीनों पॉइंट का यूज़ करके पहले डायरेक्टेड वेक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं डायरेक्टेड वेक्टर ए बी को, और हम लोग इस पर दूसरे डायरेक्टेड वेक्टर को कैलकुलेट कर लेंगे जो कि क्या होगा, ए सी को। अगर आप लोग समझना चाहते हैं कि कैसे डायरेक्टेड वेक्टर्स कैलकुलेट किया जाता है दिए हुए पॉइंट का यूज़ करके, तो आप लोग पहले मेरे प्लेलिस्ट पर जाएं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, उस पर बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाले वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें। उस पर मैंने समझाया हुआ है कि कैसे दिए हुए पॉइंट का यूज़ करके डायरेक्टेड वेक्टर को कैलकुलेट किया जाता है। तो उस तरीके से हम लोग यहाँ पर डायरेक्टेड वेक्टर ए बी और ए सी को कैलकुलेट कर लेंगे दिए हुए पॉइंट का यूज़ करके। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट में एरिया ऑफ ट्रायंगल को दिए हुए पॉइंट या डायरेक्टेड वेक्टर से किस प्रकार से कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग फार्मूला लिख पाएंगे 1/2 मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी एंड ए सी। तो इस फार्मूले से हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल को क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पर आगे क्रॉस प्रोडक्ट के दूसरे एप्लीकेशन को देखेंगे। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट का एप्लीकेशन का यूज़ करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को किस प्रकार से कैलकुलेट किया जा सकता है दिए हुए पॉइंट या डायरेक्टेड वेक्टर से। तो हम लोगों को यहाँ पर फार्मूला अप्लाई करना होगा मॉड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए बी इंटू ए सी। तो इस फार्मूले से हम लोग एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम लोगों का यह टॉपिक कंप्लीट हुआ, जिस पर हम लोगों ने सीखा कि क्रॉस प्रोडक्ट का डेफिनेशन क्या होता है और क्रॉस प्रोडक्ट का यूज़ करके टू वेक्टर्स को कैसे पैरेलल प्रूफ किया जाता है, और साथ ही साथ हम लोगों ने देखा कि कैसे अगर दो वेक्टर्स दिए हों तो उनके क्रॉस प्रोडक्ट को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और यहाँ पर हम लोगों ने क्रॉस प्रोडक्ट के एप्लीकेशन का यूज़ करके एरिया ऑफ ट्रायंगल और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को कैसे कैलकुलेट किया जाता है इसको समझा। तो अगर आपको यह सब बताने का मेथड, समझाने का मेथड अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।